है, मतलब अभी तक एक्सपायर्ड नहीं हुई है। ठीक है, आप जो एडवांस में पे कर चुके होते हो दैट इज़ योर अनएक्सपायर्ड। ठीक है, अब देखो बात क्या हुई, बात थोड़ा यहाँ पे दिमाग लगाने वाली है। ठीक है, आपने ऑलरेडी एक्सपेंस अपने ऑलरेडी प्रीपेड एक चीज़ पे करके रखी हुई है। ठीक है, अब लेट्स सपोज के मैं आपसे इसको हम इस तरीके से लेते हैं कि लेट्स सपोज के आप एक घर में रहते हो और वो घर का जो लैंडलॉर्ड हूँ वो मैं हूँ। ठीक है, अब आपने मुझे 5,000 रुपये एडवांस में दे दिए। लेट्स से कि 5 महीनों के हैं। ठीक है, हर महीने का 1,000 है। अब मैं आपके पास आता हूँ दूसरे महीने और कहता हूँ कि भाई या चले मैं आपके पास जो है 6वें महीने या 7वें महीने आता हूँ। मैं आपको बोलता हूँ कि भाई आपके जो है पूरे 7,000 हैं। ठीक है, रेंट। तो आप बोलोगे भाई पूरे 7,000 क्यों, मैं 5,000 तो ऑलरेडी आपको पे कर चुका हूँ। तो सीन समझ रहे हो कि क्या हुआ है। सीन यहाँ पे भी यही हुआ है कि प्रीपेड हम ऑलरेडी इंश्योरेंस पे कर चुके हैं, लेकिन इंश्योरेंस एक्सपेंस हमारा इतना आया है तो प्रीपेड में जो बैलेंस है वो बैलेंस कट के आपके पास एक्चुअल जो आपको पेमेंट करनी है वो आ जाएगी। ठीक है, या जो एक्चुअल एक्सपेंस आपका जो एक्चुअल खर्चा हुआ है वो आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली हम प्रीपेड को मतलब इंश्योरेंस एक्सपेंस में से प्रीपेड इंश्योरेंस माइनस करेंगे और फिर जो अमाउंट आएगी वो लिखेंगे। ठीक है, तो आपकी जो प्रीपेड अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस 5,000 की है और हम देख लेते हैं कि भाई इंश्योरेंस एक्सपेंस कितने का है। इंश्योरेंस एक्सपेंस 25,000 का है। सो 25,000 माइनस 5,000 तो ये आपके पास बन जाएंगे 20,000। ठीक है, वैसे मैं ऐसे ही कर लेता, कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन व्हेन इट कम्स टू अकाउंटिंग आई डू नॉट टेक रिस्क। ठीक है, मैं अपना दिमाग यूज़ नहीं करता, मैं कैलकुलेटर यूज़ करता हूँ जब अकाउंटिंग मतलब अकाउंटिंग का जो टेस्ट या पेपर होता है, क्योंकि इसमें थोड़ी सी भी नंबरिंग की मिस्टेक से आपकी पूरी गेम की जो है तो चले इस बारे में बात नहीं करते हैं। लेट्स नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम। यहाँ पे लिख लेते हैं इंश्योरेंस एक्सपेंस कितने का बना, 20,000 का। ठीक है, क्योंकि 5,000 हम ऑलरेडी पे कर चुके थे तो 5,000 का एक्सपेंस नहीं आया, वो एक्चुअली उससे से कट गया ना, प्रीपेड कट गया उससे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आई कैन नॉट एक्सप्लेन दिस एनी फर्दर। अच्छा, तो आगे आपके पास है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस दैट इज़ 15,000। अब देखते हैं कि एडवर्टीजमेंट के रिगार्डिंग आपके पास कोई भी एडजस्टमेंट नहीं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसको हम डायरेक्ट कैसे ही लिख लेंगे, तो यहाँ पे लिखते हैं एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस 15,000। ठीक है, बस इसको मैं पोस्ट करके लिख लेता हूँ। ठीक है, ये रिकॉर्ड कर लिया। फिर आगे देखते हैं कौन कौन से आपके पास एक्सपेंसेस हैं। आगे आपके पास हैं इंश्योरेंस एक्सपेंस हो गया, आपके पास एडवर्टीजमेंट हो गया, फिर आपके पास है डायरेक्टर फीस 15,000 की। ठीक है, सो डायरेक्टर फीस इज ऑल्सो अनदर एक्सपेंस। और फिर आपके पास है ऑडिटर फीस 15,000। फिर आपके पास अच्छा ये दो और है, ऑडिटर्स फीस और डायरेक्टर फीस। ठीक है, तो ये दोनों भी हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। इसके रिगार्डिंग कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो इसको भी डायरेक्टली रिकॉर्ड कर लेंगे। तो मैं वीडियो को पोस्ट करता हूँ और ये दोनों लिख लेता हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने ये दोनों एक्सपेंसेस यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिए हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे, और आगे आपके पास है यहाँ पर तो कुछ नहीं है। ठीक है, लेकिन एडजस्टमेंट में ज़रूर होगा। सो एडजस्टमेंट में देख लेते हैं। सो यहाँ पे आप देख पा रहे कि अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन मशीनरी है आपके पास 20,000 की, बिल्डिंग की है 15,000 की, ऑफिस इक्विपमेंट की है 5,000 की। ठीक है, सो अच्छा यहाँ पे एक दफ़ा हम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस वगैरह भी देख लेते हैं। अच्छा, ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपके पास ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, बैड डेट्स भी आपके पास, ये दरअसल आपके क्या होगा कि ये बैलेंस शीट में जाएगा क्योंकि ये ऑलरेडी ये पिछले साल का है। इस साल जो ये कट हुआ है। ठीक है, डेप्रिसिएशन है मशीनरी के ऊपर आपका 20,000 का, फिर आपके पास जो है बिल्डिंग के ऊपर है 15,000 का, फिर ऑफिस इक्विपमेंट के पास है 5,000 का। अच्छा, तो अगर आप उसकी एडजस्टिंग एंट्री बने तो क्या बनेगी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और अलाउंस डेप्रिसिएशन क्रेडिट। ठीक है, तो अलाउंस में ये तमाम आ जाएंगे जो कि ये आपके एक्यूमुलेटेड होकर बैलेंस शीट में डिडक्ट होंगे आपके एसेट से, इन एसेट से। ठीक है, जो एसेट यहाँ पे मेंशन है, और ये बेसिकली फिक्स्ड एसेट होते हैं क्योंकि करंट एसेट को आप डिप्रिशिएट नहीं करते हो, क्योंकि विद इन 1 ईयर ये आपके यहाँ से चले जाते हैं आपकी बैलेंस शीट से। अच्छा, तो चलें डिप्रिसिएशन एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लेते हैं, और फिर आपके पास बैड डेट और एक्सपेंस भी है वो भी हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, और ये एज इट इज़ ही आएंगे दोनों। ठीक है, तो लेट मी जस्ट पॉज द वीडियो एंड डू माय वर्क। अच्छा, दूसरी बात मैं डिप्रिसिएशन एक्सपेंस का एक ही
मतलब ये लिख कर और तमाम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को प्लस करके वो लिख रहा हूँ, ठीक है। अलग अलग मशीन और इन सब का अलग अलग नहीं लिख रहा हूँ। तो इन सब का प्लस होकर कितना आएगा, इन सब को प्लस कर लेते हैं। अलाउंस टू डेप्रिसिएशन मशीन का जो है वो 20,000 का है, ठीक है। फिर आपके पास जो है बिल्डिंग का 15,000 का है, और फिर आपके पास जो है 5,000 का ऑफिस इक्विपमेंट का है, ठीक है। 5,000, तो टोटल कितने हो गए आपके 40,000। सो टोटल 40,000 का आपके पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस हैं, ठीक है। मतलब तमाम मिला के, सो ये एक्सपेंस नहीं है, ये एक्सपेंसेस हैं, और ये कितने के हैं 40,000 के। अब फिर आपके पास है बैड डेट एक्सपेंस, ठीक है। बैड डेट क्या होता है, बेसिकली डाउटफुल डेट्स होते हैं जो उनकी रिकवरी के बारे में आपको मतलब एक श्योर नहीं होते हो कि भाई इनकी रिकवरी होगी नहीं होगी, क्या होगा फ्यूचर में, यू नेवर नो, सही है। सो जिसकी वजह से आप उसको राइट ऑफ कर लेते हो। सो ये आगे आपके बैड डेट्स कितने के हैं 1,500 के। तो यहाँ पे हमने तमाम एक्सपेंसेस जो है लिख लिए हैं, तमाम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लिख लिए हैं। अब यहाँ पे हम इनका सबको मतलब 2,60,000 में से ये तमाम माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट या लॉस, ठीक है। और चले करके देखते हैं, पता चलेगा कि प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है। वैसे तो प्रॉफिट आएगा क्योंकि ये तमाम अमाउंट मिलके 2,60,000 तो नहीं बन पाएगी, बट लेट्स सी 260,000, सॉरी कैलकुलेटर आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, तो ये आ गया 2,60,000 माइनस 27,500 माइनस 50,000 माइनस 20,000 माइनस 15,000 माइनस अगेन 15,000 माइनस अगेन 15,000 माइनस 40,000 और फिर है माइनस 1,500। तो कितना हो रहा है आपका 76,000। सो 76,000 इज योर नेट प्रॉफिट, है क्योंकि अमाउंट जो पॉजिटिव में है तो उसका मतलब कि ये प्रॉफिट है। अगर नेगेटिव में आती तो आप यहाँ पे लॉस लिख रहे होते हैं, बट पॉजिटिव में ये तो आपका ये प्रॉफिट है। तो यहाँ पे जो है आपकी इनकम स्टेटमेंट कंप्लीट होती है। मुझे 30 मिनट इसलिए लगे इसको बनाने में, वैसे मैं 15 मिनट में आराम से बना लेता हूँ, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था तो जिसके वजह से 30 मिनट लगे। लेकिन आपने जो ये काम 15 मिनट्स में करना है, नहीं तो फिर आप नहीं कर पाओगे पेपर, ठीक है। या तो फिर ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना। सो चॉइस इज योर्स। तो ये आ गया आपका बैलेंस शीट का पोर्शन। बैलेंस शीट आप कुछ इस तरीके से उसका पैटर्न होता है, एसेट्स, अमाउंट, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल एंड अमाउंट, ठीक है। यहाँ पे आप तमाम अपने एसेट्स लिखते हो, करंट एसेट और फिक्स्ड एसेट, ठीक है। पहले करंट एसेट आते हैं, फिक्स्ड एसेट आते हैं। करंट एसेट में भी ये सीक्वल होता है कि जो सबसे लिक्विडेट मतलब जिन एसेट्स की लिक्विडिटी काफ़ी ज़्यादा होती है वो आप सबसे पहले रिकॉर्ड करते हो। अब लिक्विडिटी क्या होती है, ये बेसिकली अगर आप इसकी लिटरल डेफिनेशन लो तो ये एक एसेट की एबिलिटी होती है दूसरे एसेट में कन्वर्ट होने की, ठीक है। जैसे अच्छा बाज़ों के बाद क्या करते हैं लोग, क्या करते हैं कि भाई लिक्विडिटी का मतलब है कि भाई एसेट जल्द से जल्द कैश में कन्वर्ट हो जाए। तो भाई कैश भी तो एसेट है, तो इसकी जो राइट डेफिनेशन है वो ये कि एक एसेट की एबिलिटी के दूसरे एसेट में कन्वर्ट हो जाए स्पीड में, ठीक है। तो अगर वो एसेट मोस्ट लिक्विड है तो उसका मतलब कि दूसरे एसेट में 2 मिनट में कन्वर्ट हो सकता है। अगर वो लेस लिक्विड है तो उसका मतलब कि दूसरे एसेट में कन्वर्ट नहीं हो सकता है, उसको टाइम लगेगा कन्वर्ट होने में, ठीक है। सो उसकी हम जो उसके हिसाब से उसको सीक्वेंस करते हैं। जैसे कैश सबसे पहले आएगा, फिर अकाउंट रिसीवेबल्स आएंगे। कैश जो है सबसे मोस्ट लिक्विड एसेट है। आप इस कैश एज एसेट को किसी भी एसेट में कन्वर्ट कर सकते हो बाय सिंपली परचेजिंग दैट एसेट विद कैश, ठीक है। सो जिसकी वजह से क्या है कि कैश जो है सबसे मोस्ट लिक्विड एसेट माना जाता है। फिर उसके बाद कमर्शियल पेपर्स आते हैं, फिर आती है आपकी अकाउंट रिसीवेबल्स। अकाउंट रिसीवेबल्स के पास आता है आपका इन्वेंट्री, लेकिन हम जो है क्योंकि इस लेवल पे ये मैटर नहीं करता तो हम जो ऐसे ही बस लिख लेंगे, ठीक है। और आपने जो है बेसिकली क्या करना होता है कि आपने करंट एसेट और फिक्स्ड एसेट का सेपरेट पोर्शन बनाना होता है, और आप बिल्कुल वैसा ही करेंगे, सेपरेट पोर्शन बनाएंगे। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है। तो लेकिन आपने जो अपनी प्रेजेंटेशन का ध्यान रखना है अच्छी तरीके से, ठीक है, क्योंकि मेरा यहाँ पे मकसद प्रेजेंट करना नहीं है, मेरा यहाँ पे मकसद समझाना है। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर नॉट प्रेजेंटेशन, बैलेंस शीट, ठीक है। सो बैलेंस शीट में सबसे पहले आपने एसेट्स देखने हैं, ठीक है। एसेट की साइड पर पहले फिल आउट करते हैं। तो एसेट सभी बढ़ते हैं तो आप उसको डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करते हो, उसका मतलब एसेट्स आपको जो है वो डेबिट की साइड पे नजर आएंगे। तो एसेट में आपके पास है मशीनरी 2 लाख की, ठीक है। अच्छा मशीनरी के ऊपर क्या डेप्रिशिएट हुई है मशीनरी, ये हमें देखना पड़ेगा। अच्छा इन सबसे पहले आपके पास एसेट में क्या है, आपके पास अथोराइज्ड कैपिटल है, ठीक है। सॉरी वो इक्विटी आपकी। तो यहाँ पे हम सिर्फ एसेट्स देख रहे हैं। तो यहाँ पे जो है आपकी मशीनरी है और बिल्डिंग है। अच्छा ये तो फिक्स्ड एसेट है। पहले हम करंट पे आ जाते हैं, ये चले ऐसे ही लिख लेते हैं, करंट फिक्स्ड नो इश्यू। तो मशीनरी आपकी 2 लाख रुपीज़ की
तो यहाँ पे लिख लेते हैं मशीनरी, ठीक है। 2 लाख रुपए की मशीनरी आ गई। अच्छा मैं यहाँ क्यों लिख रहा हूँ, यहाँ लिखना चाहिए मुझे। 2 लाख की मशीनरी आ गई। और अब हम देखेंगे मशीनरी के ऊपर कितना डेप्रिसिएशन है। तो यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे एक्यूमुलेटेड पुराने साल का डेप्रिसिएशन ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग हमें देखना है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी विच इज़ 25,000, ठीक है। ये पुराने साल का डेप्रिसिएशन है और ये नए साल का डेप्रिसिएशन कितना हुआ मशीनरी के ऊपर 20,000 का। 25 प्लस 20,000 दैट इज़ 45,000। तो जो टोटल अमाउंट से आप इसको जो डेप्रिशिएट करोगे वो 45,000 से करोगे, ठीक है। तो आप लिखेंगे अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, ठीक है, कितने का 45,000 का। 25,000 पहले के और 20,000 अभी के, तो 45,000 हो गया। तो इसको मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, ये डिडक्ट हो जाएगा इसमें से। फिर आपके पास आता है, अच्छा यहाँ पे चलते हैं एसेट की साइड पे, डेबिट की साइड पे। तो फिर आपके पास आता है आपकी बिल्डिंग जो कि 3 लाख रुपीज़ की। बिल्डिंग को रिकॉर्ड कर लेते हैं पहले, फिर इसकी डेप्रिसिएशन देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास आ गई बिल्डिंग, दैट इज़ फॉर 3 लाख रुपीज़, ठीक है। अब इसकी डेप्रिसिएशन देख लेते हैं। इसकी डेप्रिसिएशन में आपके पास है, क्रेडिट साइड पे जाओ, एक्यूमुलेटेड क्या हुआ आपके पास है बिल्डिंग के ऊपर 30,000 का, ठीक है। ये थोड़ा ब्लड हो गया होगा, इसको थोड़ा क्लियर करना पड़ते हैं, मतलब क्लियर करते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया सॉरी। तो बिल्डिंग है 30,000 की, मतलब आई मीन बिल्डिंग के ऊपर जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 30,000 का है, और इस साल का जो डेप्रिसिएशन आया वो कितने का है 15,000 का। तो 30 प्लस 15 दैट इज़ 40 एंड 45। सो 45 से इसको भी हम डेप्रिशिएट करते हैं। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन 45,000, ठीक है, ऑन बिल्डिंग। अब हम देखें, अब हमारा आखिरी जो एसेट रह गया या फिक्स्ड एसेट जो रह गया है वो है डेबिट के साइड पे आ जाते हैं, वो है ऑफिस इक्विपमेंट, और ये जो है 60,000 का है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं ऑफिस इक्विपमेंट, ठीक है। ऑफिस इक्विपमेंट कितने का 60,000 का। अब ये कितने से डेप्रिशिएट होगा ये भी हम देख लेते हैं। इसके लिए आपके पास आपको आना पड़ेगा क्रेडिट साइड पे, और यहाँ पे ऑफिस इक्विपमेंट डेप्रिशिएट हुआ रहा है 10,000 से, ठीक है। आगे क्या अलाउंस फॉर बैड डेट्स है, अच्छा ऑफिस इक्विपमेंट 10,000 से, यहाँ पे पिछले साल डेप्रिशिएट हो रहा था 10,000 से। ये मतलब ये अक्यूमुलेट का बेसिकली मतलब होता है जमा किया हुआ, पिछले सालों से जमा किया हुआ या पिछले महीने से जमा किया हुआ। तो ऑलरेडी जमा किया हुआ 10,000 है पिछले सालों का, और इस साल जो अकर्ड हुआ है वो कितने का हुआ है 5,000 का, ठीक है। सो ये टोटल मिला के कितना हो गया 5 + 10 दैट इज़ 15,000। सो यहाँ पे हमारे पास एक और आ जाएगा अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन दैट इज़ 15,000, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि अब हम जो है दूसरे एसेट्स के पे आ जाते हैं, फिर हम इसको टोटल कर लेंगे तो हमारे पास जो टोटल एसेट्स आ जाएंगे, ठीक है। और आपके टोटल एसेट्स और लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल जो है इक्वल आनी चाहिए आपके क्वेश्चन को सही होने के लिए, ठीक है। तो आपके पास फिर आपके पास है कहाँ गया, डेबिट साइड आता है फिर। अच्छा ये हो गया। फिर आपके पास कैश है बैंक में 80,000 का, ठीक है, तो वो लिख लेते हैं। अकाउंट रिसीवेबल है 90,000 का, तो ये भी लिख लेते हैं, ठीक है। इसमें कोई एडजस्टमेंट वगैरह नहीं होंगी। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री आप एंडिंग वाली लोगे, क्योंकि ये जो बना रहे हो आप वो एंडिंग के लिए बना रहे हो, ठीक है। ओपनिंग वाली चले गई, बिक गई। अब जो एंडिंग वाली रह गई है वो आप यहाँ पे लिखोगे, ठीक है, जो कि आपके पास एक्चुअल में रह गई हैं, ठीक है। तो ये ओपनिंग नहीं लिखोगे। फिर आपके पास परचेजेस ये भी नहीं लिखोगे, क्योंकि ये आपका इनकम स्टेटमेंट का आइटम है, ना कि बैलेंस शीट का आइटम है, ठीक है। तो और फिर आपके पास ये एक्सपेंसेस आ जाते हैं, वो भी आप नहीं रिकॉर्ड करोगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे अकाउंट रिसीवेबल्स और कैश एट बैंक और मर्चेंडाइज इन्वेंट्री लिख लेते हैं। ये मैं वीडियो पोस्ट करके लिख लेता हूँ। अच्छा अब क्या है कि अकाउंट रिसीवेबल में से बैड डेट्स ऑब्वियसली आप निकालोगे, ठीक है। तो बैड डेट्स निकाल लेते हैं। बैड डेट्स पहले के जो हैं वो 5,000 के हैं, ठीक है। फिर अभी के जो आए वो 1,500 के हैं, ठीक है। सो 5,000 + 1,500 दैट इज 6,500। सो 6,500 के हम यहाँ पे बैड डेट्स रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास अलाउंस फॉर बैड डेट्स, कितने का आएगा ये अलाउंस फॉर बैड डेट्स 6,500 का, ठीक है। तो इसको भी हम नेगेटिव में लिखेंगे, ठीक है, ताकि ये डिडक्ट हो जाए 90,000 में से। अब आपके पास क्या है यार, मैं तो थक गया।
अब देख लेते हैं क्या है आगे। अब आगे आपके पास है कहाँ गया, कॉन्सिबल्स। अच्छा, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग वाली जो है आपको नहीं लिखोगी बल्कि एंडिंग वाली लिखोगी। तो एंडिंग वाली कितनी की आपकी 95,000 की, ठीक है। तो हम इसे लिख लेते हैं मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग, ठीक है। एंडिंग की इन्वेंट्री लिखते हैं, एंडिंग इन्वेंट्री कितने की थी 95,000 की, ठीक है। तो 95,000 यहाँ पे आ गए, ठीक है। अब हम देखते हैं और इसकी मज़ीद, इसके अलावा मज़ीद आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं। तो इसके अलावा मज़ीद हम एडजस्टमेंट में चेक कर लेते हैं। क्रूड तो ये पेबल है, अनपेड रेंट ये भी पेबल है, ठीक है। अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस आपके पास है 5,000 की। अब चूँकि ये जो है आपकी प्रीपेड है तो ये आप जो है लिख लोगे यहाँ पे, ठीक है। और फिर आपके पास इसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो है लिख लेते हैं प्रीपेड इंश्योरेंस। तो ये आपको लिख लेते हैं प्रीपेड इंश्योरेंस, ठीक है। कितने की ये 5,000 की। अब हम करेंगे इसको टोटल। तो मैंने वीडियो पोस्ट करके टोटल कर लिया और हमारा जो टोटल आ रहा है वो 7,18,500 है। सो ये लिख लेते हैं यहाँ पे टोटल एसेट्स, ठीक है। टोटल एसेट्स 7,18,500, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं आपकी लायबिलिटीज़ और कैपिटल की तरफ। अच्छा, अब ये क्या है, ये कंपनी है तो कंपनी में जो है ओनर सिक्योरिटी नहीं होता बल्कि स्टॉक होल्डर सिक्योरिटी होता है, ठीक है। यानी वो बंदे जिनके पास स्टॉक्स हैं वो ओनर होते हैं, ठीक है। अब ये जो है मतलब बहुत सारे होते हैं, तो जिसके पास हर सिंगल ओनर का नाम नहीं आता बल्कि एक ही चीज़ आती है, स्टॉक होल्डर्स इक्विटी, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे हम देखते हैं कि स्टॉक होल्डर्स इक्विटी कितने की है। तो ये क्वेश्चन में आपके पास ऑलरेडी यहाँ पे गिवन था कि भाई जो स्टॉक होल्डर्स की इक्विटी है वो कुछ 1 मिलियन की या 10 लाख की है, ठीक है। तो चलिए अब इसको हम रिकॉर्ड कर लेते हैं स्टॉक होल्डर्स इक्विटी को। तो सबसे पहले हम कैपिटल रिकॉर्ड कर रहे हैं, बाद में फिर हम लायबिलिटीज रिकॉर्ड करेंगे। तो ये आ गई आपकी स्टॉक होल्डर्स इक्विटी, ठीक है। तो स्टॉक होल्डर्स इक्विटी कितनी की है 10 लाख या 1 मिलियन, ठीक है। अब इसमें इसके अंदर क्या ऐड करोगे, रिटेन अर्निंग्स भी यहाँ पे ही आएंगी, ठीक है। अब रिटेन अर्निंग्स आपको ऑलरेडी पता होंगी क्या है, ठीक है। तो मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे ये बेसिकली डे टू डे अर्निंग्स होती हैं और इसके अंदर ही आपका नेट प्रॉफिट डिस्क्लोज होता है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं पहले रिटेन अर्निंग्स कितने की है, ठीक है। इसको फाइंड आउट करना पड़ेगा इस क्वेश्चन के अंदर कि रिटेन अर्निंग्स कितने की है। तो चलें देखते हैं कि रिटेन अर्निंग्स कितने की हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रिटेन अर्निंग्स मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि ये डायरेक्ट राइट साइड में। तो ये देखो रिटेन अर्निंग्स आ गई आपकी 10,000 की, ठीक है। तो रिटेन अर्निंग्स आ गई 10,000 की। तो और रिटेन अर्निंग्स के अंदर हम क्या क्या कर लेते हैं, प्रॉफिट को क्लोज कर लेते हैं, यानी कि उसको उसके अंदर ही रिटेन अर्निंग के साथ ही मिला लेते हैं। तो ये एक ही हेड बन जाता है रिटेन अर्निंग्स का, ना कि नेट प्रॉफिट का। तो रिटेन अर्निंग आपके पास है 10,000 की और नेट प्रॉफिट आपने यहाँ पे कैलकुलेट किया था 76,000 का। सो 10,000 प्लस 76,000 दैट इज 86,000। तो टोटल आपकी रिटेन अर्निंग्स बन रही है 86,000 की, ठीक है। सो यहाँ पे हम लिख लेते हैं रिटेन अर्निंग्स 86,000, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी रिटेन अर्निंग्स भी आ गई। और अब आपने तो अब हम यहाँ पे क्रेडिट साइड में देखते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ होगा शेयर कैपिटल, ठीक है। ये लिखा हुआ है शेयर कैपिटल, ठीक है। सो बेसिकली क्या होता है कि कुछ शेयर्स जो है वो बैंक के पास भी, आई मीन नॉट बैंक, कंपनी के पास भी होल्ड किए हुए होते हैं, ठीक है। तो शेयर कैपिटल भी आपकी इक्विटी होगी क्योंकि एम्प्लॉई बेनिफिट प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं जिसमें जो शेयर के थ्रू बेनिफिट दिया जाता है एम्प्लॉयज़ को। जैसे उनको मतलब कि बोनस के तौर पे शेयर्स दिए जाते हैं उसी कंपनी के जिस कंपनी में वो काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो शेयर कैपिटल आ गया आपके शेयर कैपिटल 6 लाख का, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसको, ठीक है। अब हम जो है यहाँ पे आपकी इक्विटी का पोर्शन पूरा होता है। तो हम आते हैं आपकी लायबिलिटी के पोर्शन पे।
लाइबिलिटी जब भी बढ़ती है तो उसको क्रेडिट करते हो, तो लाइबिलिटीज आपको क्रेडिट की साइड में मिलेंगी, जैसे कि आपका है अकाउंट्स पेबल, दैट इज 24,000, ठीक है। सो यहाँ पे आ जाएगा अकाउंट्स पेबल, AC पेबल कितने का 24,000। फिर आपके पास है अच्छा, इसके अलावा आपके पास कोई भी यहाँ पे नहीं है लाइबिलिटीज़, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। यहाँ पे आपके पास है पेबल, सैलरीज पेबल है और अनपेड रेंट, यानी कि रेंट पेबल और सैलरीज पेबल है, तो उन दोनों को भी आप यहाँ पे रिकॉर्ड कर लोगे विद द सेम अमाउंट। तो मैं पॉज करके इसको रिकॉर्ड करता हूँ। अच्छा, यहाँ पे एक माइनर मिस्टेक हो गई है, जो आपकी शेयर होल्डर्स इक्विटी है वो नहीं जाएगी, ठीक है। सिर्फ आपका पेड अप कैपिटल जाता है, और पेड अप कैपिटल ये होता है, ठीक है, वो कैपिटल जो कि फ्लोट कर रहा है, ठीक है। तो सो टोटल कैपिटलाइजेशन नहीं जाएगी, तो ये नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये सिर्फ जाएगा आपका। तो इसके साथ जो है मिला के आपकी 7,18,500 पूरे हो जाएंगे, ठीक है। और इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट होती है। थैंक यू मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे एंड अल्लाह हाफिज़।